नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरा इस कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग एनसीईआरटी को चैप्टर वाइज कर रहे हैं। आपने दो बुक्स कर ली हैं, 9th की, 10th की, 11th की कर रहे हैं हम लोग। ये थर्ड बुक है और 11th की बुक का चैप्टर नंबर 6 आज हम लोग को करना है। इस जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में आप लोगों ने कई सारे कॉन्सेप्ट समझे होंगे। देखिए, एनसीईआरटी का जो बेसिक रोल है वो है आपके लिए कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का। अगर आप बेसिक चीजों का कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले गए, तब आप उसके बाद जब जो बुक्स रिफर की जाती हैं यूपीएससी के लिए वो करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत आराम होगा चीजों को समझने में। ठीक है, तो एक बार इसको बहुत अच्छे से किया करिए। हर एक चैप्टर को पहले ढंग से पढ़िए, फिर आप इसके क्वेश्चन आंसर को करिए। डेली एक चैप्टर पढ़ने में आपको मुश्किल से आधे घंटे से 45 मिनट का समय लगेगा एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर पढ़ने में। इन क्वेश्चंस को करने में आपको मुश्किल से 15 मिनट या 10 मिनट का समय लगेगा और वीडियो भी आपका 10 से 15 मिनट का ही होगा। तो मोटे तौर पर मान के चलिए कि 1 घंटा 10 मिनट में आप पूरा का पूरा एक चैप्टर तैयार कर लेते हैं। तो आपका पढ़ना, क्वेश्चन लगाना और डिस्कशन सब हो जाता है। तो इस चीज को आप अगर ढंग से और डेली बेसिस पर करते रहेंगे तो जरूर है, इस बात को मैं बहुत कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि एनसीईआरटी का जो पोर्शन है वो आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। और अगर एक बार एनसीईआरटी तैयार हो गया तो आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा तो ढंग से करिए और मन लगा करके चीजों को समझिए। कोई भी डाउट होता है तो आप अगर कोचिंग में आते हैं तो आकर के पूछ सकते हैं। आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन लगाते समय ही या चैप्टर पढ़ने में कोई भी डाउट हुआ, आप सीधे कमेंट करिए। वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन होता है, वहां पर हम आपको उसका डिस्क्रिप्शन भी देंगे और समझाएंगे। ठीक, और अगर कोई बड़ा टॉपिक होगा तो नेक्स्ट वीडियो में भी उसको इंक्लूड कर लेंगे। तो इसलिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप इसको सिर्फ वीडियो की तरह देखिए, इसको आप इंटरेक्टिव होकर के देखिए। जहां पर भी आपको डाउट होता है आप उसको आराम से पूछ सकते हैं। अब हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं, चैप्टर के क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लॉ मेकिंग इज द ओनली फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर। देखिए, जो लेजिस्लेचर है, जो विधायिका है, ठीक है, विधायिका का जो प्रॉपर काम होता है वो लॉ मेकिंग होता है। लेकिन केवल लॉ मेकिंग का काम नहीं करता है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को रिस्पॉन्सिबल भी बनाता है। क्वेश्चन आर, डिस्कशन, ये सब किस लिए है? ये सब लेजिस्लेचर में एग्जीक्यूटिव को रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए। तो केवल लॉ मेकिंग नहीं, लॉ के बारे में जब लॉ बन गया उसके बाद लॉ एग्जीक्यूट हो रहा है या हो गया है, उसके बाद भी तो लेजिस्लेचर उस पर कंट्रोल करता है। तो केवल लॉ मेकिंग को ही एकमात्र फंक्शन मान लेना सही नहीं है। सेकेंड पॉइंट, द लेजिस्लेचर हेल्प्स इन होल्डिंग द रिप्रेजेंटेटिव्स अकाउंटेबल। यस, यही मैं आपको समझा रहा था। तो पहला पॉइंट गलत है और दूसरा पॉइंट सही है, इसलिए हम जाएंगे इसके सेकेंड ओनली पर, यानी कि बी पर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लेजिस्लेचर। विधायिका के बारे में विचार करना है आपको। इट इज द मोस्ट रिस्पेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन ऑल 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, सभी ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट यानी कि जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में से ये सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव है, सबसे ज्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व है इसमें। तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, दूसरा, जुडिशरी में अपॉइंटमेंट्स होते हैं, सरकार एक बार चुन ली जाती है, उसमें जनता से इंटरेक्शन नहीं होता। लेकिन रिप्रेजेंटेटिव सबसे ज्यादा कहां होते हैं? पार्लियामेंट में। सेकेंड पॉइंट ये कह रहा है, द प्रेजेंस ऑफ कैबिनेट लीड्स टू लेजिस्लेचर लूजिंग इट्स सेंट्रल प्लेस। ठीक है, जो कैबिनेट है उससे क्या होता है कि जो लेजिस्लेचर में बैठती है, तो अगर वो लेजिस्लेचर को लीड कर रही है तो जाहिर सी बात है वहां पर वो सेंट्रल प्लेस पे नहीं होगी। तो इस हिसाब से ये दोनों बातें सही होगा, वो भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है और लेजिस्लेचर भी है। ठीक है, तो आप सी लगाइए और दोनों बातों को सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। द पार्लियामेंट हैज 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, नेमली लोकसभा एंड राज्यसभा। सही है, क्लियर है। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन द ऑप्शन टू यूनियन टू हैव
बाइकैमरल लेजिस्लेचर एट स्टेट लेवल। ठीक है, देखिए सेंटर पे तो लोकसभा और राज्यसभा होगी, लेकिन राज्य के संदर्भ में अगर हम बात करें तो राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद नाम के दो ऑर्गन होते हैं। कुछ राज्यों में ही आपके विधान परिषद है, बाकी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। ठीक है, जैसे आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र और यूपी, यहाँ पर बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद है। अदर देन दीज स्टेट्स, ऑल स्टेट्स हैव सिंगुलर लेजिस्लेटिव बॉडी, दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधानसभा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी करेक्ट वन चूज करना है, तो करेक्ट वन है बोथ ऑफ देम इसमें होगा, क्योंकि ये ऑप्शन है स्टेट्स के पास कि वो अपना बाइकैमरल लेजिस्लेचर रखें या सिंगुलर रखें। क्वेश्चन नंबर 4, द राज्यसभा रिप्रेजेंट्स द स्टेट्स इन द पार्लियामेंट। राज्यसभा स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन करती है, बिल्कुल ये राज्यसभा है। पॉइंट नंबर 2, इट इज अ डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी। देखिए राज्यसभा का डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, राज्यसभा के इलेक्शंस एमएलएस के थ्रू होता है, तो एमएलएस और एमएलसीज के थ्रू, तो इसलिए ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी है। ऑल द स्टेट्स आर प्रोवाइडेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा। नहीं, ऐसा नहीं है, हर स्टेट से अलग अलग नंबर्स में जाते हैं, आपको ये भी याद करना होता है कि किस स्टेट से कितने जाते हैं। तो राज्यसभा जो है वो इलेक्टेड बॉडी नहीं है, ये सॉरी डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी नहीं है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी। तो राज्यसभा के बारे में ये चीज सही है और ये चीज गलत है, और बाकी दोनों स्टेटमेंट सही है। सॉरी, थर्ड स्टेटमेंट भी तो मैंने आपको गलत बताया है, यानी कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो सेकंड और थर्ड गलत है, फर्स्ट केवल सही है। क्वेश्चन है इनकरेक्ट वन चूज करना है, तो 2 और 3 जहां पर भी वो लगा दीजिए। इक्वल रिप्रेजेंटेशन जो अपर हाउस होता है वहां पर आपको कांग्रेस में देखने को मिलेगा, कहां पर? यूएसए में, बाकी नहीं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लोकसभा। लोकसभा इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। करेक्ट है। लोकसभा कैन बी डिसॉल्व्ड इफ प्राइम मिनिस्टर आस्क द प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व इट एंड होल्ड फ्रेश इलेक्शंस इवन व्हेन ही एंजॉयज द मेजॉरिटी इन द हाउस। ठीक है, लोकसभा तब डिसॉल्व की जा सकती है जब प्राइम मिनिस्टर कहें कि प्रेसिडेंट से कि इसको डिसॉल्व कर दीजिए और फ्रेश इलेक्शन करवाइए। ये तब भी होगा जब उसके पास मेजॉरिटी होगी। अब देखिए इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा, क्योंकि एनसीईआरटी लेवल का स्टेटमेंट है, लेकिन इसको थोड़ा सा डिटेल में समझिए कि अगर मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, वो मेजॉरिटी में है अगर, तब तो प्रेसिडेंट उसको मानेंगे, बाध्यकारी है फिर प्रेसिडेंट के। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर मेजॉरिटी में नहीं है और वो रिकमेंड करते हैं, तो उसे मानना या ना मानना डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट में आएगा। ठीक है, तो यहां पर ये स्टेटमेंट एग्जैक्टली तो सही नहीं, क्योंकि यहां पर लिखा है इवन व्हेन ही एंजॉयज द मेजॉरिटी इन द हाउस। जब वो हाउस में 100% मेजॉरिटी रखते होंगे तब तो उसे वो भंग करवा सकते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस तब बाध्यकारी नहीं होगी जब वो मेजॉरिटी नहीं रखते होंगे। इसमें अगर हम देखें तो पहला स्टेटमेंट ही एग्जैक्टली करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट एग्जैक्टली करेक्ट नहीं है। अगर ये होता कि ओनली व्हेन, इवन व्हेन की जगह अगर ये ओनली व्हेन होता तो ये सही होता, तो इसमें हम लगाएंगे वन ओनली। क्वेश्चन नंबर 6, which among the following functions apart from making laws are performed by parliament? ठीक है, पहला रिप्रेजेंटिंग डाइवर्जेंट एंड डिफरेंट व्यूज, ये तो होता है आपके यहाँ लोकसभा में, संसद में। दूसरा, एक्ट एज द हाईएस्ट फोरम फॉर डेलिबरेट फॉर डिबेट रिलेटेड टू नेशनल इश्यूज, हाईएस्ट फोरम है नेशनल इश्यूज के डिस्कशन के लिए। पॉइंट नंबर 3, डिसाइडिंग अपॉन द फाइनेंशियल मैटर्स, बजट और बाकी सारी चीजें भी यहीं से होती हैं। एक्ट एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फॉर अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ ये कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट भी करेगी, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की तरह फंक्शन कर रही होगी। तो 1 2 3 4 सारे सही हैं, आप इसमें भी लगा सकते हैं बिना संकोच के। क्वेश्चन नंबर 7, which among the following powers of Rajya Sabha are equal with respect to Lok Sabha?
राज्यसभा की पावर्स लोकसभा के संबंध में किन मामलों में इक्वल? पहला, अप्रूवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में ज्वाइंट सेशन नहीं हो सकता और दोनों हाउस से अलग अलग पास कराना होगा, तो इक्वल पावर है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट है वहां पर दोनों हाउसेस का बराबर रिप्रेजेंटेशन है, दोनों हाउस का बराबर पावर है, सांसदों की बराबर वैल्यू है, तो इसलिए ये चीज बिल्कुल लागू होगी। रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट जब हम कहते हैं तो आप देखिए एक चीज का इश्यू है कि रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट का जो प्रोसेस है वो हमेशा राज्यसभा से स्टार्ट होगा, ठीक है, और लोकसभा से ये सिंपल मेजोरिटी से पास होगा, राज्यसभा से स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा। तो इसलिए जो थर्ड वन है इसमें राज्यसभा के पास लोकसभा से ज्यादा पावर है, इसलिए थर्ड वन इसमें इंक्लूड नहीं होगा, 1 और 2 ही इसमें इंक्लूड होगा। क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्राइवेट मेंबर्स बिल। देखिए, प्राइवेट मेंबर्स बिल वो होता है जो अदर देन गवर्नमेंट, यानी कि जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं उनके सिवा कोई भी लाएगा, चाहे वो सरकार का सांसद हो या विपक्ष का सांसद, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्राइवेट मेंबर बिल। तो प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में विचार कीजिए। दे आर द बिल्स इंट्रोड्यूस्ड बाय अपोजिशन पार्टीज एमपीज, ठीक है, मैंने आपको बताया कि अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों ही ला सकते हैं, तो केवल अपोजिशन पार्टी कहना सही नहीं होगा। दूसरा, द इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट मेंबर बिल्स नीड्स द प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है ना। देखिए, जो प्राइवेट मेंबर बिल है उसके लिए प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट की जरूरत नहीं होती है, अध्यक्ष की जरूरत तो होती है, ठीक है, तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। करेक्ट वन चूज करना है तो आप डी पर लगा सकते हैं, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मनी बिल। धन विधेयक के बारे में विचार कीजिए। इट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा। मनी बिल हमेशा लोकसभा में पेश किया जाएगा, राज्यसभा में नहीं, राज्यसभा में बाद में पेश किया। इनिशियली ये इंट्रोड्यूस लिखा ना, तो इंट्रोड्यूस कहां होगा? लोकसभा में। दूसरा पॉइंट, प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट इज टेकन फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी बिल। धन विधेयक पेश करने से पहले राष्ट्रपति से पूर्व सहमति लेनी होगी, बिल्कुल सही बात है। प्रेसिडेंट कैन नॉट सेंड बैक मनी बिल फॉर रिकंसिडरेशन। मनी बिल के रेफरेंस में ये क्लियर समझिएगा कि इसमें प्रेसिडेंट ना तो वापस कर सकते हैं ना वीटो कर सकते हैं, पर उन्हें साइन करना होगा। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, करेक्ट बताना है, आप डी पर लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस यानी कि अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव के बारे में आपको बताना है। इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। नहीं, देखिए, लोकसभा में ही लाया जाएगा क्योंकि सरकार को मेजोरिटी लोकसभा में रखनी है, तो अविश्वास प्रस्ताव भी लोकसभा में ही आएगा, राज्यसभा में नहीं आएगा। इट इज मूव्ड अगेंस्ट द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल मिनिस्टर। जी, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो होता है वो एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट लाया जाएगा, ना कि किसी इंडिविजुअल मिनिस्टर के खिलाफ। अगर इंडिविजुअल मिनिस्टर के खिलाफ कोई मोशन लाना है तो वो सेंसर मोशन हो सकता है, निंदा प्रस्ताव हो सकता है, लेकिन वो नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, मूव्ड अगेंस्ट द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हाँ, तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, तो आप इसमें लगाइए बी, यानी कि 2 ओनली, फर्स्ट वन इज रॉन्ग। तो इस तरीके से आपने 10 क्वेश्चन किए और इन 10 क्वेश्चंस में आपने देखा कि किस तरीके से आप उसके शॉर्ट डिटेलिंग को पाते हैं जब आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ते और समझते हैं। इसको आप रेगुलरली फॉलो करिए। कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 7 को डिस्कस करेंगे एंड आई होप कि कल दिन में आप चैप्टर नंबर 7 पढ़ चुके होंगे, रात तक आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं और उसके बाद आपको थोड़ी सी देर में सॉल्यूशंस भी मिल जाते हैं। आप लोग इसको कंटिन्यू करिए। थैंक यू सो मच। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।